एवरीबॉडी। तो आज का टॉपिक है वो अपना चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, चल रहा था पाचन तंत्र। तो उसमें अपन कंटिन्यू करते हैं। आज शायद चौथी क्लास है आज अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की। पाचन तंत्र के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो पाचन तंत्र की बात करते हैं तो वहाँ पर अपन ने कल पढ़े थे आहार नाल के बारे में। आहार नाल यानी एलिमेंट्री कैनाल। तो आहार नाल के जो अलग अलग भाग होते हैं उनके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो उसके बाद में अपन ने जो डिस्कस करना है टॉपिक वो है पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है। हालांकि इनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, अपन ने पढ़ा है कि 3 तरह की होती है ग्रंथियां। पहली होती है लाल ग्रंथि, दूसरी होती है अग्नाशय ग्रंथि, और तीसरी जो ग्रंथि होती है वो अपन ने पढ़ा था यकृत ग्रंथि। इनके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। अपन ने टॉपिक लिया था अलग से पाचन ग्रंथियां, उनके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। आज यहाँ पढ़ेंगे इनके कार्य। पाचन ग्रंथियां कौन कौन सी है वो अपन पहले से पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पढ़ेंगे कि कार्य क्या क्या है, कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से हार्मोन या कौन कौन से पदार्थ इनसे स्रावित होते हैं और उनका पाचन तंत्र में क्या जो इम्पोर्टेंट रोल है वो पढ़ेंगे, वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो एक बार वापस से रिवाइज कर लेते हैं अपन पुनः कि भाई 3 प्रकार की ग्रंथियां होती है। पाचन ग्रंथियां तीन होती है मुख्य रूप से मानव शरीर में। और उनकी बात करें तो पहली लाल ग्रंथि, दूसरी अग्नाशय ग्रंथि, तीसरी यकृत ग्रंथि। तो पहला है लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि के बारे में बात करके अपन ने मुख्य गुहा में स्थित होती है और ये भी 3 प्रकार की होती है। पढ़ा था अपन ने के बारे में पढ़ा था कर्णकुहर ग्रंथि, अधोजिह्वा ग्रंथि, अधोजंभ ग्रंथि। 3 तरह की ग्रंथियां होती है। लाल ग्रंथि के 3 प्रकार होते हैं। इनका मुख्य कार्य होता है तरल सेवी पदार्थ का श्रवण करना, जिसमें कि स्टार्च का पाचन करने हेतु टाइलिन एंजाइम उपस्थित होता है। तो ये लाल ग्रंथि था। लाल ग्रंथि जो होती है लार के द्वारा भोजन को पाचन करने में सहायता करती है तथा मुख्य गुहा से ही भोजन का पाचन प्रारंभ कर देती है। तो ये यहाँ पर टॉपिक था अपना पहला लाल ग्रंथि के बारे में। उसके बाद में नेक्स्ट जो बात टॉपिक है दूसरा अग्नाशय ग्रंथि। पहली बात है मैंने लाल ग्रंथि के बारे में देख लिया कि मुख्य गुहा में स्थित होती है, ओरल कैविटी में स्थित होती है। दूसरी बात करें तो यहाँ पर आएगा अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो होती है आमाशय के पिछले भाग में, पृष्ठ अधर भाग में पीछे की तरफ स्थित होती है। और उसकी बात करें तो उसके जो कार्य होते हैं वो अपन ने पहले डिस्कस किए हैं। वैसे वापस से अपन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। वो 2 प्रकार के कार्य करती है। पहला है अंतःस्रावी, दूसरा है बहिःस्रावी। तो अंतःस्रावी हार्मोन के रूप में, एंडोक्राइन हार्मोन्स के रूप में जो अग्नाशय ग्रंथि है वो 2 प्रकार के हार्मोन, एक तरह से हार्मोन मान सकते हैं, उनको एंजाइम मान सकते हैं, का श्रवण करती है। और उनका नाम है अपन ने पढ़ा था अंतःस्रावी हार्मोन जो होते हैं। पहला है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागोन। अंतःस्रावी हार्मोन के रूप में इंसुलिन व ग्लूकागोन का सिक्रेशन या श्रवण करती है अग्नाशय ग्रंथि। और उनका जो प्रमुख कार्य होता है मानव शरीर में रुधिर शर्करा, रुधिर शर्करा मतलब रक्त में शर्करा की मात्रा होती है, उसका जो स्तर होता है उसको नियंत्रित करने का कार्य होता है। वो करता है कौन? अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकागोन, जो कि स्रावित कौन करता है? अग्नाशय ग्रंथि स्रावित करती है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट कार्य है यहाँ पर। तो अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी हार्मोन के रूप में इंसुलिन व ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है, इंसुलिन व ग्लूकागोन का श्रवण करती है। तो उसके बाद में बात करें इसके बाद में बहिःस्रावी हार्मोन के रूप में। तो बहिःस्रावी जो हार्मोन होता है वो होता है यहाँ पर एक तरह से यहाँ पे बात करें अपन तो अंतःस्रावी अपन देख लिया। यहाँ पर इंसुलिन व ग्लूकागोन हार्मोन का श्रवण करती है। बहिःस्रावी के रूप में यहाँ पर ये अग्नाशय रस का श्रवण करती है। अग्नाशय रस का श्रवण करती है यहाँ पर। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि यानी पैंक्रियास जो ग्लैंड है अपने यहाँ पर। तो उसके 2 प्रमुख कार्य है। पहला है वो अंतःस्रावी हार्मोन इंसुलिन व ग्लूकागोन का सिक्रेशन करती है और जिसका कार्य क्या होता है मानव शरीर में रुधिर शर्करा यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। दूसरा जो है बहिःस्रावी जो इसका कार्य है वो है अग्नाशय रस, क्योंकि ग्रंथि का नाम है अग्नाशय ग्रंथि। तो इससे स्रावित होने वाले पाचक रस जो होता है उसका नाम होता है अग्नाशय रस, पैंक्रियाटिक जूस।
क्योंकि अग्नाशय को बोलते हैं पैंक्रिएज, इंग्लिश में बोलते हैं पैंक्रिएज। तो इसे जो रस स्रावित होता है उसे बोलते हैं अग्नाशय रस यानी पैंक्रियाटिक जूस। और उसका प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है मानव शरीर में जो छोटी आंत में पाचन होता है भोजन का, अग्नाशय रस जो होता है उसको क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। मतलब वहां पर प्रोटीन और वसा का जो श्रवण होता है, प्रोटीन या वसा का जो पाचन होता है छोटी आंत में, तो वो जो कार्य करता है वो अग्नाशय रस करता है। क्यों? क्योंकि अग्नाशय रस जो होता है क्षारीय प्रकृति का होता है और क्षारीय प्रकृति में ही, क्षारीय प्रकृति के वातावरण में ही प्रोटीन में वसा का पाचन करने वाले एंजाइम कार्य करते हैं। तो ये जो कार्य है वो अपना यहाँ पर अग्नाशय ग्रंथि का अग्नाशय रस का होता है। तो अग्नाशय ग्रंथि के दो कार्य हो गए। पहला, अंतःस्रावी हार्मोन के रूप में इंसुलिन व ग्लूकागोन का श्रवण करती है, जिसका प्रमुख कार्य होता है मानव शरीर में रुधिर शर्करा का स्तर को नियंत्रित करना। दूसरी बात, बहिस्रावी हार्मोन के रूप में एक तरह से अग्नाशय रस यानी पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन करती है, श्रवण करती है। और उसका प्रमुख कार्य होता है छोटी आंत में जाकर के जो वसा और प्रोटीन के लिए पाचक एंजाइम होते हैं उनको क्रिया करने के लिए उचित माध्यम प्रदान करती है। तो ये यहाँ पे बात करते हैं वापस से अग्नाशय ग्रंथि की। उसके बाद एक और जो लास्ट ग्लैंड है तीसरी, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें, यकृत ग्रंथि यानी लीवर। तो यकृत ग्रंथि जो होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका वजन लगभग 1 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम 1 to 1.5 kg। बात करें अपन तो 1000 to 1500 मतलब 1000 से 1500 ग्राम। ग्राम में बात करें, ग्राम उसमें बात करें तो इसका वेट जो होता है, वजन जो होता है लगभग 1000 से 1500 ग्राम। या किलोग्राम की बात करें तो 1 से 1.5 किलोग्राम होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि है ये। क्वेश्चन आता है कई बार मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताइए। तो यकृत ग्रंथि जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो इसका जो कार्य होता है वो, और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर इसका कार्य क्या है, यकृत ग्रंथि जो होती है उसका कार्य, यकृत ग्रंथि जो होती है आपको पता है शरीर के दाएं भाग में आमाशय के बगल में स्थित होती है, डायफ्राम के पास में। तो इसका जो इम्पोर्टेंट कार्य है वो होता है, अपन पढ़ चुके हैं, इसके बारे में वापस से डिस्कस करते हैं इसके बारे में। यकृत ग्रंथि या लीवर जो ग्लैंड है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि है, उसका जो प्रमुख कार्य होता है वो पित्त का निर्माण करना। पित्त मतलब पित्त रस जो होता है, और पित्त जो का निर्माण होता है, वो जो निर्माण होता है पित्त का, वो वहां से इसका निर्माण होने के बाद में वो जाता है पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में। पित्ताशय में जाके वो संचित होता है। तो लीवर यानी यकृत का प्रमुख कार्य होता है पित्त रस का निर्माण करना या पित्त का निर्माण करना, बाइल इसे बोलते हैं इंग्लिश में। पित्त या पित्त लवण, बाइल एंड बाइल साल्ट्स, इनका निर्माण करती है यकृत ग्रंथि। वहां से निर्मित होने के बाद वो जो पित्त और पित्त लवण जो होते हैं वो पित्ताशय में जाकर संचित हो जाते हैं। यकृत है, यकृत से जाएगा वो पित्ताशय में। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, यकृत से जाएगी यकृत वाहिनी, वो पित्ताशय में जाकर के इकट्ठा करेगी पित्त को और पित्त लवण को। वापस जब पित्ताशय में इकट्ठा रहेगा वो, तो पित्ताशय में इकट्ठा रहेगा, पित्ताशय से वापस पित्त वाहिनी उसको लेकर आएगी कहाँ पर, छोटी आंत में। जब भोजन का पाचन प्रारंभ होगा, छोटी आंत में लाने का कार्य कौन करेगा, पित्त वाहिनी। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यकृत से जो पित्त लवण जो होता है, पित्त रस जो होता है, वो यकृत वाहिनी के द्वारा जाएगा पित्ताशय में यानी गाल ब्लैडर में, और वहां पर से वापस जब वो संचित रहेगा, जब शरीर में आवश्यकता पड़ेगी भोजन के पाचन के लिए, तो पित्त वाहिनी के द्वारा छोटी आंत में आकर के पहले जो भाग होता है छोटी आंत का डुडेनम, तो वहां पर जैसे अपन ने पढ़ा था ग्रहणी पित्त, क्योंकि वो पित्त को ग्रहण करता है। यहाँ पर कल पढ़ा था अपन डुडेनम। तो वहाँ जो वो वहां पर आता है, भोजन का पाचन प्रारंभ करता है, प्रोटीन में वसा का पाचन वहां पर प्रारंभ होता है। तो ये था यकृत का कार्य, पित्त और पित्त लवण का संश्लेषण करना, निर्माण करना तथा उसको संचित होने के लिए पित्ताशय में भेजना। और जो पित्ताशय की बात करें तो उसका कार्य होता है पित्त को इकट्ठा करके रखना। तो यकृत का प्रमुख कार्य ये। और दूसरी बात, यकृत जो होता है, क्योंकि आपको पता है अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में, कि इसका काम होता है पित्त का निर्माण करना और उसको पित्ताशय तक भेजना। और जब पित्त लवण जो होता है, पित्त रस होता है, उसका कार्य क्या है भाई, उसका कार्य ये है कि वो वसा और प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है, मुख्य रूप से वसा के पाचन में। इसके बाद में वसा का पाचन नहीं होगा। वसा के पाचन के एंजाइम होते हैं लाइपेज, आगे पढ़ेंगे अपन के बारे में, टेबल में आगे आ रहा है। तो उनका जो पाचन होता है वो इसकी उपस्थिति में होगा। पित्त लवण जब तक नहीं आएंगे, जब तक अग्नाशय रस नहीं आएगा, वहां से कहाँ से
चक्र को पैंक्रियाज यानी अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस नहीं आएगा, या फिर यकृत ग्रंथि से पित्त लवण नहीं आएगा, पित्त रस नहीं आएगा, तब तक वसा का पाचन, प्रोटीन का पाचन नहीं होगा। इसलिए ये वसा प्रोटीन के पाचन में अहम भूमिका निभाने वाली ग्रंथियां हैं। तो ये अपन पढ़ रहे हैं पाचन ग्रंथियां, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इनके बारे में इंपॉर्टेंट यही है कि तीन होती है मुख्य रूप से। लाह ग्रंथियां वो तीन प्रकार की होती है। पहला है उसमें पढ़ा था अपन ने कर्णपुट ग्रंथि जो कान के पास होती है। दूसरा है अधोजीवा ग्रंथि जो जीभ के नीचे से होती है। तीसरा है अधोजम ग्रंथि जो कि कंठ के पास में या तालू के पास से होती है। तो तीन उनके नाम है और उनका काम पता ही है आपको, पहले डिस्कस कर चुके हैं इनके बारे में। एक सीएमई तरल पदार्थ से लार कहते हैं, उसका सेवन करना होता है और उसकी वजह से जो मुख गुहा है उसका वातावरण अम्लीय होता है और उसमें एक स्टार्च का पाचन करने के लिए एंजाइम उपस्थित होता है, उसका नाम है टायलिन। तो लार में उपस्थित एंजाइम का नाम क्या होता है? टायलिन। क्वेश्चन एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में अगला जो टॉपिक अपन देखते हैं लार ग्रंथि के बारे में हो गया। अगला अग्नाशय ग्रंथि। यहाँ पर सारणी में आप देख सकते हो कार्यस्थल मुख गुहा ओरल कैविटी। मुख गुहा में एक एंजाइम कार्य करता है, उसका नाम है, या तो उसको बोलते हैं एमाइलेज या बोलते हैं टायलिन। स्टार्च का पाचन करने वाले, ग्लूकोज का पाचन करने वाले एंजाइम में स्टार्च को बदलते हैं माल्टोज में। इंपॉर्टेंट कार्यस्थल ग्रंथि कौन सा करती है? लार ग्रंथि। कार्य करता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। स्टार्च मतलब सिंपल शर्करा या शुगर को बोलते हैं। स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है टायलिन एंजाइम। और ये कहाँ कार्य करता है, कहाँ से आता है? छोटी आंत में कार्य करता है। तो ये इसकी बात करें तो ये होता है हल्का क्षारीय। हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है टायलिन एंजाइम। तो पहले जो इम्पोर्टेंट अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर, टायलिन एंजाइम लार ग्रंथि द्वारा होता है, कार्य है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। दूसरी बात, अब ये तो लार ग्रंथि के बारे में बात करते हैं, साथ साथ में अगली बात करते हैं अपन। तो उसके बाद आएगा अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि जो होगी वो आपको पता है, उसके बाद अग्नाशय रस जो आएगा वो कहाँ पे आएगा? आमाशय में आएगा, छोटी आंत में आएगा, सीधी सी बात है। तो आपको पता होना चाहिए आमाशय का जो वातावरण होता है वो अम्लीय होता है, क्योंकि उसमें म्यूकस यानी श्लेष्मा तथा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के कारण उसका वातावरण अम्लीय होता है। तो उस अम्लीय वातावरण में यहाँ पर अग्नाशय रस में कुछ एंजाइम आते हैं और वो अग्नाशय रस के साथ में वाकर के भोजन का पाचन करते हैं। तो आमाशय की बात करें, दूसरा जो है कार्यस्थल आमाशय। अब आमाशय में जो एंजाइम होते हैं वो मुख्य रूप से दो होते हैं, पेप्सिन और रेनिन। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेप्सिन जो होता है, पेप्सिन हमेशा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है जठर ग्रंथि, मतलब जो आमाशय में ग्रंथियां होती है उसे बोलते हैं जठर ग्रंथियां, और आमाशय में जो रस बनता है उसे बोलते हैं अपन जठर रस। और उस जठर रस में क्या होता है? पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और अम्लीय HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है तथा कुछ मात्रा में म्यूकस यानी श्लेष्मा का स्रवण होता है उन ग्रंथियों के द्वारा, जिन्हें म्यूकस ग्रंथियां कहते हैं अपन, वो सब आमाशय में स्थित होती है। तो उनका जो कार्य है, क्योंकि अब स्टार्च का पाचन तो हो चुका है मुख गुहा में लार ग्रंथि के द्वारा, टायलिन एंजाइम के द्वारा। अब बात करें बचा प्रोटीन और वसा। तो आमाशय में जाकर के प्रोटीन का पाचन होता है। अब देखो बात करते हैं पेप्सिन। तो पेप्सिन एक एंजाइम है जो कि पाचन करता है प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टाइड में। प्रोटीन की जो छोटी इकाई होती है वो होती है पॉलीपेप्टाइड और उसकी छोटी इकाई होती है पेप्टाइड। प्रोटीन की बात करें, ये प्रोटीन है, इसको तोड़ता है पॉलीपेप्टाइड। पॉली का मतलब एक से अधिक बड़ी इकाई होती है, उसको वापस और छोटी इकाइयों में तोड़ता है, उसको बोलते हैं अपन पेप्टाइड। ये प्रोटीन को तोड़ता है किसमें? पेप्टाइड में। तो ये कार्य होता है आमाशय में, क्योंकि आमाशय का जो वातावरण होता है वो होता है एसिडिक यानी अम्लीय। दूसरा है, एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर, दूसरा एंजाइम होता है रेनिन। रेनिन जो एंजाइम होता है केवल और केवल छोटे बच्चों में पाया जाता है, जो बच्चे दूध पीते हैं, और दूध में एक प्रोटीन होता है विशेष रूप से जो बोलते हैं दूध प्रोटीन, उसका नाम है केसीन। तो यहाँ पर क्योंकि सीधी सी बात है, जब भी प्रोटीन दूध में ही होता है, छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो दूध पीते बच्चों में ये एंजाइम होता है। क्यों? क्योंकि उसमें ही उसी दूध में प्रोटीन होता है केसीन। उस केसीन को बदलता है ये पैराकेसीन में। कैसीन नामक जो प्रोटीन है उसको बदलता है पैराकेसीन में। वो कौन का काम करता है? रेनिन जो एंजाइम होता है। तो रेनिन ऐसा कौन सा एंजाइम है जो दुग्ध प्रोटीन के पाचन के लिए उत्तरदायी है? नाम उसका आंसर है रेनिन। ये वयस्क जो पुरुष होते हैं उनमें, या वयस्क जो उन्हें पाया नहीं जाता है। तो क्यों? कारण क्या उसका? क्योंकि दुग्ध प्रोटीन जो दूध में पाया जाता है वो केवल बच्चों के लिए जरूरी होता है, तो इसलिए उस दूध के पाचन के लिए उसमें एंजाइम होता है रेनिन।
तो रेनिन जो होता है कैसीन को बदलता है किसमें, पैरा कैसीन में, कार्य करता है ये अम्लीय माध्यम में। इसलिए आमाशय का जो वातावरण होता है या उसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है। क्यों होती है अम्लीय? उचित मात्रा में HCl तथा म्यूकस के श्रवण के कारण। तो अगली बात करते हैं, यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं अभी अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, अग्नाशय रस के बारे में। तो उसमें आगे देखते हैं। अब छोटी आंत की बात करते हैं। छोटी आंत यहाँ प्रारंभ होती है, आमाशय खत्म होता है, छोटी आंत प्रारंभ होगी। छोटी आंत में अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस आएगा और पित्ताशय पित्त जो अपन जठर ग्रंथि उसके द्वारा पित्त लवण या पित्त रस आएंगे, जो कि वहां से आएंगे, वहां से पित्ताशय से वो सब आएंगे, छोटी आंत में आएंगे और वहां पर प्रोटीन में वसा का पाचन करना प्रारंभ करेंगे। तो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर, यहाँ सबका पाचन होगा, यहाँ पर स्टार्च का भी होगा कुछ मात्रा में, प्रोटीन का भी होगा और वसा का पाचन भी होगा छोटी आंत में। छोटी आंत की बात करें तो यहाँ पर मुख्य रूप से पहला वही एमाइलेज यानी टाइजिन एंजाइम होता है। वो आपको पता है स्टार्च को तोड़ेगा किसमें, माल्टोज में। सिंपल, स्टार्च को तोड़ता है किसमें, माल्टोज यानी शक्कर में, शर्करा में। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जहाँ भी नाम आता है, ट्रिप्सिन का मतलब होता है, ट्रिप्सिन जो एंजाइम है वो है प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ट्रिप्सिन यानी एक ट्रिप्सिन के अलावा एक और होता है काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में काइमोट्रिप्सिन, इनका वही काम होता है, प्रोटीन को तोड़ेंगे किसमें, पॉलीपेप्टाइड में, पॉलीपेप्टाइड। और पॉलीपेप्टाइड जो होता है उसको किसमें तोड़ेंगे, पेप्टाइड में। और पेप्टाइड जो होता है उसमें एक छोटी काय होती है, वो होती है एमिनोम। तो अपन बात कर रहे थे यहाँ पर अग्नाशय रस की बात कर रहे थे। अग्नाशय रस जो आता है छोटी आंत में यहाँ पर आके आता है, छोटी आंत के पहले भाग में, इसे बोलते हैं अपन ग्रहणी पित्त यानी डुडेनम बोलते हैं। वहां पर आकर के इम्पोर्टेंट कार्य करता है। वो पहला कार्य एमाइलेज एंजाइम भी उसमें कुछ मात्रा में होता है, और वो होता है अग्नाशय एमाइलेज यानी अग्नाशय रस में होता है। यहाँ पर सिंपल एमाइलेज है वो है लाल ग्रंथि से आता है, टायलिन। लेकिन यहाँ पर इसे बोलेंगे अग्नाशय एमाइलेज यानी पैंक्रियाटिक एमाइलेज। तो ये जो अग्नाशय रस होता है वही बात है जो कार्य यहाँ करता है, स्टार्च को माल्टोज में बदलने का कार्य करता है, और स्टार्च को तोड़ता है किसमें, माल्टोज में। उसके बाद में तो अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर अग्नाशय रस की। तो वहां पर जो एमाइलेज होता है उसका कार्य होता है स्टार्च को माल्टोज में बदलना। क्योंकि छोटे आंत की बात कर रहे हैं इसका क्योंकि यहाँ पर अग्नाशय रस आएगा, साथ में आएगा अपने पित्त लवण या पित्त रस, जिनका माध्यम का होता है क्षारीय। क्यों? क्योंकि ये जो एंजाइम होते हैं ये क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं, इसलिए उनको क्षारीय माध्यम प्रदान करवाता है अग्नाशय रस और पित्त लवण। पहला हो गया एमाइलेज जो होता है अग्नाशय रस में होता है और वो करता है स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में, पहला इंपॉर्टेंट कार्य। दूसरा ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, दो एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन होता है वो तोड़ता है प्रोटीन को पेप्टाइड में, तो जो काइमोट्रिप्सिन होता है वो तोड़ता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, और उसको तोड़ता है आगे बाद में आगे पेप्टाइड में, और उसको आगे तोड़ता है अमीनो अम्ल में। तो अमीनो अम्ल जो है वो सबसे छोटी इकाई होती है प्रोटीन की। तो आपको पता होना चाहिए, पहले अपन डिस्कस किया है जैसे पाचन तंत्र। पाचन का मतलब ये होता है बड़े और जटिल अणुओं को सरल अणुओं में तोड़ना। तो ये है पाचन का इंपॉर्टेंट कार्य। तो प्रोटीन एक बड़ी इकाई है, उसको तोड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड में, और उसको वापस पेप्टाइड में, उसको आगे वापस एमिनो अम्ल में, जो कि शरीर के लिए उपयोगी इकाई है। अगली बात करें लाइपेज। लाइपेज इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइपेज जो है वसा का पाचन करने वाला एंजाइम है। आपको बता दूं मैं आपको, 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं मुख्य रूप से। पहला जो शर्करा का पाचन करते हैं यानी शुगर का या स्टार्च का, वो है टायलिन, पता होना चाहिए आपको। दूसरा है जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं, वो है आपके सामने लिखे हुए हैं ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जहां भी आएगा तो प्रोटीन का पाचन करेंगे। उसके अलावा प्रोटीन का पाचन करने वाले दो एंजाइम और भी है, वो वन पहले पढ़ चुके हैं। पैप्सिन करेगा, वो प्रोटीन का करेगा, प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टाइड में। लेकिन ये कहाँ होता है, ये होता है आमाशय में, और ये कहाँ होता है, छोटी आंत में। ये इंपॉर्टेंट याद रखना है आपको। उसके अलावा कैसीन नामक
कैसीन नामक एक और होता है प्रोटीन, उसे तोड़ता है कौन, रेनिन। एक एंजाइम होता है रेनिन, जो कि बच्चों में पाया जाता है। बच्चों में पाया जाने वाला ऐसा एंजाइम जो दुग्ध प्रोटीन के लिए तो के पाचन के लिए तो होता है, नाम है उसका रेनिन। वो तोड़ता है कैसीन को पैरा कैसीन में, और वो आमाशय में कार्य करता है। उसके बाद में बात करें अपन प्रोटीन, बात पहला हो गया स्टार्च का पाचन करने वाला एमाइलेज या टाइलिन। दूसरी बात करें अपन, दूसरा जो है प्रोटीन का पाचन करने वाले, पहला अपन पढ़ चुके हैं पेप्सिन, रेनिन। उसके अलावा एक और है ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन का पाचन करते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं पॉलीपेप्टाइड में, और उसको तोड़ते हैं पेप्टाइड में, और उसको आगे जाके अमीनो अम्लों में तोड़ने का कार्य करते हैं। उसके बाद में बचा इंपॉर्टेंट जो बचा, स्टार्च हो गया यानी कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, क्या बचा लास्ट में, बसा। तो बसा का पाचन करने वाला एंजाइम है लाइपेज। सिंपल जो लाइपेज है, अब ये आपको पता है, ये अगर आएगा, मान लो कहां से आएगा, ये अग्नाशय से आएगा, तो उसे बोलते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज यानी अग्नाशयी लाइपेज। तो वो जो लाइपेज होगा वो पाचन किसका करेगा, बसा का। और बसा का जो है, बसा जो होती है, जैसे बसा मान लो बड़ी इकाई है, बसा को तोड़ेगा मोनोग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल की इकाई है बसा की, या फिर इसको बोलते हैं बसीय अम्ल। जैसे मान लो यहाँ पे प्रोटीन में था ना एमिनो अम्ल, उसी प्रकार ये आएगा बसीय अम्ल। तो बसा को मोनोग्लिसरॉल या बसीय अम्ल में तोड़ने का कार्य कौन करता है, लाइपेज। लाइपेज एक बसा का पाचन करने वाला एंजाइम है, जो कि छोटी आंत में क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। उसका कार्य होता है बसा को मोनोग्लिसरॉल या बसीय अम्ल में तोड़ना। उसके अलावा बाकी एंजाइम जो है, तो बड़ी आंत की बात करें तो वहां पर ही कोई एंजाइम आएंगे, स्टार्च को माल्टोज में बदलना, माल्टोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज को फ्रक्टोज, इस तरह से। सिंपल बात याद रखनी है आपको, 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। पहला होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करते हैं, दूसरा है जो प्रोटीन का पाचन करते हैं, तीसरा जो है वसा का पाचन करते हैं। पहला जो बात करते हैं अपन स्टार्च या मान लो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम कौन से हैं, तो वो है टायलिन या एमाइलेज को बोलते हैं। दूसरा प्रोटीन का पाचन करने वाले आमाशय की बात करें तो पेप्सिन और रेनिन। पेप्सिन पाचन करता है, प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टाइड में, रेनिन होता है वो कैसीन को पैराकैसीन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एकमात्र एंजाइम जो बच्चों में पाया जाता है और दुग्ध प्रोटीन का पाचन करता है, नाम है उसका रेनिन। या फिर ऐसा एंजाइम जो वयस्क पुरुषों में या जो बड़े जो एडल्ट होते हैं उनमें व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है, तो वो कौन सा एंजाइम है, रेनिन। कार्य क्या इसका, कैसीन को बदलता है पैराकैसीन में, अम्लीय माध्यम में कार्य करता है आमाशय में। और उसके बाद बात करें छोटी आंत की बात करें, वहां पर 3 प्रकार के एंजाइम अग्नाशयी रस में होते हैं, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। एमाइलेज का वही कार्य टायलिन, एमाइलेज मतलब टायलिन, वो वही कार्य स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में, स्टार्च को तोड़ता है माल्टोज में। उसके बाद बात करें अगला ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम है। ये तोड़ते हैं प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, उसको आगे पेप्टाइड में, उसको आगे अमीनो अम्ल में, क्षारीय माध्यम में कार्य करते हैं ये। और तीसरा जो है लाइपेज यानी बसा। बसा जो होता है उसका पाचन करते हैं, बसा को तोड़ते हैं मोनोग्लिसरॉल या बसीय अम्ल में। तो ये यहाँ पर अपन बात करें लाइपेज की, लाइपेज का प्रमुख कार्य ये। तो ये यहाँ पर कुछ इंपोर्टेंट एंजाइम्स थे और इनके द्वारा कुछ कार्य है उनके द्वारा। आज का टॉपिक होती है पाचन ग्रंथियां, और उन ग्रंथियों में द्वारा अलग अलग एंजाइम स्रावित होते हैं, अलग अलग कार्य होते हैं। तो ये आज का टॉपिक था अपना पाचन ग्रंथियां। तो आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगला टॉपिक, शायद अगला सिस्टम लेंगे अपन। अब इम्पोर्टेंट जो था इसके बारे में ज़्यादातर ले चुके हैं अपन। उसके बाद में अपन शायद स्टार्ट करेंगे या तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र, या फिर इसमें कुछ जो बचा हुआ है थोड़ा बहुत उसे पूरा करेंगे अपन। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। लगातार लाइव क्लास से बने रहें, क्लासेज होगी या नहीं होगी उसके बारे में आपको पहले बता दिया जाता है। उसके बाद भी क्लासेज जो होती है वो आपको देखे रेगुलर अपडेट रहें उसमें। क्लासेज नेक्स्ट क्लास मैथ की है, तो आप रेगुलर लाइव से जुड़े रहें। और कभी भी क्लास हो या नहीं हो उसके लिए आपको अपडेट मिल जाएगा मैसेज के द्वारा। तो ग्रुप में से जुड़े रहें हमेशा। तो परेशान होने की जरूरत तो नहीं है कि फ़ोन करते हैं स्टूडेंट की इससे क्लास है कि नहीं है, इसलिए उसमें आप सीधा अपडेट रहें, मैसेज से उस सूचना को ले लें और लाइव जुड़े रहें। लगातार क्लासों को रिवाइज करें, क्लासें काफ़ी हो चुकी है। थैंक यू, धन्यवाद।